इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी टू। लास्ट लेक्चर से हम 9.4 इलेक्ट्रोडायनामिक्स पे डिस्कस कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन एंड डिस्पर्शन। और लास्ट लेक्चर में हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि हमने कंडक्टिंग मीडिया के लिए ये इक्वेशंस वेव इक्वेशन लिखना शुरू की थी। तो वेव इक्वेशन हमने लिख ली थी इसकी। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी, मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैंने आपको बताया था कि यही स्टेप आप फॉलो करेंगे तो आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। और एक और चीज़ जो मैंने आपको छोटा सा टास्क दिया था वो ये कि आप ये वेव इक्वेशन आप इस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे इसमें पुट करें आप इस वेव इक्वेशन में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आप पुट करें इस वेव इक्वेशन में, तो आप देखेंगे कि आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो होपफुली आपने कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस मैं कुछ स्टेप मेंशन कर देता हूँ कि आप राइट हैंड साइड, लेट्स से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई की वाली इक्वेशन अप्लाई करता हूँ। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में लेफ्ट हैंड साइड पे मैं अगर वैल्यू पुट करूँ तो ये स्पेस डेरिवेटिव है और ये डबल डेरिवेटिव है, जबकि हमारे पास यहाँ पे स्पेस जो टर्म है वो सिर्फ अपेयर हो रही है एक्सपोनेंट में। तो एक्सपोनेंट में आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा, साथ दो मरतबा इसका डेरिवेटिव लोगे तो फील्ड इट सेल्फ और साथ दो मरतबा डेरिवेटिव आ जाएगा, अयोटा के टिल्डे अयोटा के टिल्डे। तो ये अयोटा आपके पास बन जाएगा स्क्वायर। तो ये आपके पास ये अयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके साथ आ जाएगा के स्क्वायर। और राइट हैंड साइड जो है इक्वेशन की उस वो आप अप्लाई करेंगे तो दो मरतबा टाइम डेरिवेटिव है, एक मरतबा टाइम डेरिवेटिव है। तो दो मरतबा टाइम डेरिवेटिव आप इसी इक्वेशन का जब लेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन इट सेल्फ आ जाएगी और साथ आ जाएगा आपके पास दो मरतबा अयोटा ओमेगा माइनस के साथ, क्योंकि देखिए अंदर माइनस है। तो और ये आपके पास ये टर्म है, इसका सिंगल डेरिवेटिव आ जाएगा अयोटा ओमेगा। तो अगर आप इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट करें तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो इस तरह से हमने ये टिल्डा के टिल्डा स्क्वायर के लिए इक्वेशन ड्राइव की थी। तो इस केस में वेव कंडक्टिंग के लिए हमारे पास कंडक्टिंग मीडिया के लिए हमारे पास जो वेव नंबर है वो कॉम्प्लेक्स है। इसका एक इमेजिनरी पार्ट है और एक इसका हमारे पास रियल पार्ट है। तो इस इक्वेशन को आप इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर में स्क्वायर के स्क्वायर टिल्डा में गिवन है तो आप स्क्वायर इसका रिमूव करते हैं। वो कैसे रिमूव करते हैं? बाय कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कि अगर आपके पास ये फंक्शन है, ये ए प्लस एयोटा बीटा, ये कॉम्प्लेक्स आपके पास नंबर है, तो इसको दो अलग अलग में आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हो। तो ये अगर आप इसकी इस इक्वेशन का आप दोनों साइड पे अगर स्क्वायर रूट लो तो ये स्क्वायर रूट इस साइड पे कैंसिल आउट हो जाएगा और राइट हैंड साइड आपके पास इस तरह से आ जाएगी। तो आप इस तरह से जो कॉम्प्लेक्स पार्ट और रियल पार्ट में आप इसको डिवाइड कर लेंगे। तो ये रहे के नंबर। जो आप अगर आप यही फॉर्मूला इस पे अप्लाई करें तो आपके पास के, ये इस के की जो के टिल्डे का रियल पार्ट है वो ये आ जाएगा, और जो कैपा है इमेजिनरी पार्ट हमारे पास ये रहेगा। इस फैक्टराइजेशन का मकसद क्या है वो हम देखते हैं अभी कि हम पुट कर लें अगर ये के को, ये के की जो वैल्यू है इस इक्वेशन में जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स वेव नंबर वाली हमारे पास जो इक्वेशन है प्लेन वेव, उसमें अगर हम पुट करें तो ये मैंने पुट कर दिया। तो ये क्या के टिल्डे की जगह पे आ गया के प्लस अयोटा कैपा। तो अयोटा कैपा वाली टर्म आपके पास बाहर आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि अयोटा अयोटा स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में टर्म आ जाएगी आपके पास। तो ये अयोटा अयोटा स्क्वायर माइनस में और साथ जी है। तो ये मेरे पास ये फैक्टर आ गया और साथ वही हमारे पास जो नॉन कंडक्टिव मीडिया के लिए हमारे पास प्लेन वेव है। इस केस में बिल्कुल इसी तरह होगा कि साथ हमारे पास फैक्टर आ गया। तो यहाँ से एक और चीज़ हमें डिफाइन कर लेंगे। तो पहले मैं दोबारा एक और चीज़ बता दूँ आपको, वो ये कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन थी हमारे पास, ये आप देखें कि हमारे पास एक्स्ट्रा पार्ट है जो नॉन कंडक्टिव मीडिया में नहीं आया था हमारे पास। तो ये कंडक्टिव मीडिया में हमारे पास अपेयर हो गया। तो ये क्या करेगा, हमारे पास डेसिपेशन करेगा, डेसिपेटिव टर्म है। तो डेसिपेटिव टर्म हमारे पास ये देखें यहाँ पे नजर आ गई है। डेसिपेटिव टर्म की वजह से जो फैक्टर इन्वॉल्व हुआ है कि ये विद जैसे आप जी के अलॉन्ग मूव करेंगे तो ये क्या होगी हमारे पास, ये इसकी एक्सपोनेंट में जो पावर टर्म है वो इंक्रीज होगी और हमारे पास ये डिके होगा एम्पलीट्यूड का। तो यहाँ से हम एक और फैक्टर डिफाइन करते हैं, द डिस्टेंस इट टेक्स टू रिड्यूस द एम्पलीट्यूड बाय अ फैक्टर ऑफ 1/e। तो ये हमारे पास इसे कहते हैं स्किन डेप्थ। अगर मैं यहाँ पे जी की वैल्यू पुट कर दूँ 1/कैपा, तो कैपा कैपा कैंसिल हो जाएंगे, ई पावर -1 आ जाएगा जो कि ये है। ठीक है, तो ये बिल्कुल वही फैक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है जो कि हम
जैसे हम आरसी सर्किट में देखते हैं, ठीक है, कि इतने टाइम के बाद आपके पास जो है एम्पलीट्यूड जो चार्ज है वो डिके हो जाएगा। उधर हमारे पास डिस्कशन ये होती है। तो इधर हमारे पास डिस्टेंस है कि इतने डिस्टेंस के बाद, वो डिस्टेंस क्या है, 1 ओवर कैपा, इतने डिस्टेंस के बाद हमारे पास 1 ओवर ई तकरीबन 30% है, वो जो एम्पलीट्यूड है वेव का रिड्यूस हो जाएगा। और ये जो स्किन डेप्थ है ये मेजर करती है हाउ फार द वेव पेनिट्रेट्स इनटू इनटू द कंडक्टर। तो ये हमें बताती है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कंडक्टर के अंदर कितनी पेनिट्रेट करती है, तो हमें स्किन डेप्थ इस वजह से इसका नाम है। तो ये तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स पार्ट की जो अफादत नज़र आ गई। तो अगर रेल पार्ट हमारे पास बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पास रेल पार्ट से आप लैम्डा ले सकते हैं, आप इससे स्पीड ले सकते हैं मीडियम में, और आपके इससे जो एन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो भी आप हासिल कर सकते हैं। तो के का जो रेल पार्ट है वो वही काम करे जो पहले करा था, लेकिन कॉम्प्लेक्स पार्ट से आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक नई टर्म आ गई जिसे हम कहते हैं स्किन डेप्थ। अब ये जो अटेनुएटेड प्लेन वेव है, ये प्लेन वेव है, सेटिस्फाई करती है जो मॉडिफाइड वेव इक्वेशन है। हमारे पास मॉडिफाइड वेव इक्वेशन जिसमें एक पार्शियल और पार्शियल टी की एक नई टर्म आई थी, वो सेटिस्फाई करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैक्सवेल इक्वेशन इम्पोज करते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टेंट। जैसे पहले हमने मैक्सवेल इक्वेशन अप्लाई करके डिफरेंट फीचर्स देखे थे, प्रॉपर्टीज देखी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो इस केस में भी हम अप्लाई करेंगे इसको। जैसे कि हमारे पास जो डाइवर्जेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड की जीरो है, ये इम्प्लाई करती है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड का जेड कंपोनेंट आपके पास जीरो होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी जेड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड का भी जेड कंपोनेंट, क्योंकि ये हम पहले भी डेरिवेशन देख चुके हैं इसकी वैक्यूम के केस में, कि अगर आप इसका कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड देखें और आपके पास यहाँ पे देखें जो टर्म है, सिर्फ कोऑर्डिनेट टर्म जो अपेयर हो रही है वो जी के अलोंग है, सिर्फ जी के अलोंग। ठीक है, तो ये बताता है कि अगर आप डाइवर्जेंस ले इलेक्ट्रिक फील्ड की तो वो इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ कंपोनेंट ही जी कंपोनेंट है इस केस में हमारे पास, जो इधर अपेयर होगा इक्वेशन से अगर आप यहाँ पे पुट करें, तो ये सेटिस्फाई होने के लिए हमारे पास सी जी जीरो होना चाहिए और बी जी भी जीरो होना चाहिए। तो इसे हम कहते हैं कि ये जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट करी है उस डायरेक्शन में हमारे पास जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का कोई कंपोनेंट नहीं होगा, इसे हम ट्रांसफर वेव कहते हैं। मजीद अगर आप इसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो रेफर कर सकते हैं। फर्स्ट सपोज हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पोलराइज्ड है अलोंग एक्सट्रैक्शन। तो डिस्कशन के लिए कि हमारे पास लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स के अलोंग पोलराइज है और प्रोपोगेट कर रही है अलोंग जी। तो मैक्सवेल इक्वेशन यूज करके आप एक और चीज इनके इलेक्ट्रिक फील्ड के और मैग्नेटिक फील्ड के जो एम्पलीट्यूड्स हैं उनके दरमियान में रिलेशन देख सकते हैं। तो ये डेरिवेशन भी हमने वैक्यूम के केस में देखी हुई है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कर लेना है, राइट हैंड साइड पे मैग्नेटिक फील्ड का टाइम डेरिवेटिव लेना है नेगेटिव के साथ, और आपने इसको इक्वेट कर देना है। जब आप इक्वेट करेंगे तो आपके पास एक ये रिलेशन अपेयर होगा। ठीक है, और वैक्यूम के केस में हमने ये डेरिवेशन देखी हुई है, आपने अगर मजीद डिटेल स्टेप देखने हैं तो आप वहाँ पे रेफर कर लें। तो इस केस में आप ये देखें, एक्स पोलराइज है अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइज है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो ये रिलेशन मैक्सवेल इक्वेशन हमें बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड पोलराइज होगी अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो यहाँ से हमें दूसरी प्रॉपर्टी मिल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो पहले हमें बताती है ट्रांसफर वेव्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और दूसरी में बताती है कि एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है आप उसको तोड़ सकते हैं, एक उसके फेज में और उसके एम्पलीट्यूड में। ठीक है, तो अब मैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर है मैं इसको तोड़ रहा हूँ इसके फेज में, और ये साथ इसके पास है हमारे पास यहाँ कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड है। तो एक कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड लेने का हमारे पास सीधा फॉर्मूला है, वो है एक इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ले लें, आप रियल पार्ट का स्क्वायर ले लें। तो अगर आप इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट का स्क्वायर लेंगे तो प्रीवियस वैल्यू आप पुट कर दें, आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, और फेज हमें कैसे मिलता है, ये आपके पास टेन फाइव, वही टू डायमेंशन प्ले अगर आप एज्यूम करें, एक वो आपके पास वाई एक्सिस होगा इमेजिनरी और एक्स एक्सिस आपके पास होगा रियल पार्ट। तो फिर आप ये इन कम के इमेजिनरी और रियल पार्ट से आप फाइव जो है फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वही ट्राइंगल वाला फार्मूला, टेन फाइव इज इक्वल टू वाई एक्सिस ओवर एक्स एक्सिस। तो कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड्स पे आ जाएं, ये डिफाइन करने के बाद कि आप अगेन ये कॉम्प्लेक्स नंबर थे, एम्पलीट्यूड हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर थे, आप इसको तोड़ सकते हो
इसके रियल एम्पलीट्यूड में और साथ उसके फेज में, इधर भी रियल एम्पलीट्यूड में और साथ फेज में। तो अब आप ये करें कि ये जो हमारे पास रिलेशन है, ये इन दोनों में जो रिलेशन है, एक ये वाला, ये एम्पलीट्यूड्स के दरम्यान में जो रिलेशन है, इधर से बी का भी एम्पलीट्यूड ले लें और इधर से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एम्पलीट्यूड ले लें और कंपेयर करें यहाँ पे बी के एम्पलीट्यूड को इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड से। तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे वहाँ पे के टिल्डा की वैल्यू थी, के टिल्डा की जगह पे मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी है इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड एंड इट्स फेस, तो ये के टिल्डा है यहाँ पे, ठीक। और साथ ये ई नॉट आपके पास आ गया, ये कॉम्प्लेक्स था तो इसको मैंने रियल एम्पलीट्यूड और साथ फेज में लिखा हुआ, यहाँ भी कॉम्प्लेक्स है इसको रियल एम्पलीट्यूड और फेज में लिखा हुआ। तो आप ये एक्सपोनेंट की पावर को इकट्ठा कर सकते हैं, दोनों के साथ योटा योटा कॉमन आ जाएगा। तो जब आपके पास, हम पहले देख चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में, जब आपके पास दो नंबर्स इक्वल हैं तो उनके एम्पलीट्यूड्स अलग से इक्वल होते हैं और उनके फेजेस अलग से इक्वल होते हैं। तो मैं जब इनके फेजेस को देखूंगा तो इनके फेजेस हैं डेल्टा बी इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस फाइव। तो यहाँ से डेल्टा बी इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस फाइव हमें बताता ये है कि दोनों जो वेव हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव इन फेज नहीं है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लैग्स बिहाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इतना फाई आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड है वो लैग करती है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो ये प्रॉपर्टी जो हमने अलग देखी है अभी तक, पहली सेम थी कि ट्रांसफर वेज है, दूसरी एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तीसरी हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड में रिलेशन था वो थोड़ा सा वो डिफरेंट है, और तीसरी चौथी हमारे पास है कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इन फेज नहीं है बल्कि मैग्नेटिक फील्ड लैग करती है फाइव फैक्टर से। तो मीन वाइल रियल एम्पलीट्यूड जैसे मैं बताया कि आपके पास फेज अलग से इक्वेट होंगे और एम्पलीट्यूड्स अलग से इक्वेट होंगे। तो फेज हमारे पास ये आ गया और एम्पलीट्यूड ये आ गया इलेक्ट्रोमैटिक वेव फॉर कंडक्टिंग मीडिया के लिए। तो यहाँ तक हमारी डिस्कशन कंप्लीट होगी और हम देखते हैं कि आपके पास जो रेल इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रोमैटिक फील्ड्स हैं वो ये हैं, ठीक है। वो अटेनुएट होंगे अगर कंडक्टिंग मीडिया से टकराते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइज एक्सट्रैक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी उसके। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमारे पास आउट ऑफ फेज है, अटेनुएटेड फील्ड है।